हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है द वॉल, जो कि एक ऑस्ट्रियन जर्मन फिल्म है जिसे 2012 में रिलीज़ किया गया था। इस कहानी की खूबसूरती ही इसे दुनिया की बेहतरीन फिल्मों की श्रेणी में शामिल करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कहानी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को एक लॉज में अकेला बैठा देखते हैं। उसका नाम डाई है। वो कोई रिपोर्ट लिख रही है और आज दिन है 5 नवंबर। पर उसे इस बात का पक्का पता नहीं है कि आज 5 नवंबर है, क्योंकि पिछले सर्दियों में उससे कुछ दिनों की ट्रैकिंग छूट गई थी। पर यह महिला है कौन और इस आइसोलेटेड लॉज में कैसे पहुंची, और वो एक अंदाजे से क्यों कह रही है कि आज 5 नवंबर है, इसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। हम देखते हैं डाई अपने दो दोस्तों के साथ सफ़र पर निकली है, ह्यूगो और लुइस। उनका एक पालतू डॉग भी है जिसका नाम लिंक्स है। डाई को जानवरों के प्रति कोई लगाव नहीं है, इसलिए आज तक उसने कोई पेट नहीं रखा। डाई उनके ही लॉज जा रही है जो ऑस्ट्रियन एल्प्स में स्थित है। कुछ देर में वो हंटिंग लॉज पहुंच जाते हैं। वो बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुनसान जगह पर था। थोड़ी देर बाद लुइस और ह्यूगो एक पब के लिए निकल जाते हैं जो पास के ही विलेज में था। वो डाई को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो सफ़र में काफ़ी थक गई थी तो जाने से मना कर देती है। अब बस उस लॉज में डाई और उनका डॉग लिंक्स बच गए थे। वो लिंक्स के पास जाकर बैठ जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो डर जाती है। शायद उसे जानवरों के बर्ताव की समझ नहीं है। रात वो वही लॉज में बिताती है, पर सुबह वो देखती है लुइस और ह्यूगो अभी तक वापस नहीं आए। वो फैसला करती है कि वो उन्हें ढूंढने विलेज खुद जाएगी। वो लिंक्स के पीछे चलने लगती है क्योंकि उसे विलेज का रास्ता पता था, पर वो देखती है लिंक्स बीच रास्ते में रुक गया है और उसके जीभ पर चोट आ गई है। उसे लगता है शायद लिंक्स ने अपनी जीभ खुद काट ली होगी। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर वो जाने को राजी नहीं था। वो चलते चलते एक अदृश्य दीवार से टकरा जाती है जो उसे उस पार जाने से रोक रहा था। लिंक्स भी इसी दीवार से टकराया था, इसीलिए वो डर गया था। वो कुछ समझ नहीं पाती। वो कई बार उसे पार करने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। वहाँ से वो लिंक्स के साथ दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। उसे सामने एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है वो दीवार फिर से उसके सामने आ जाती है। उस फार्म पर एक बूढ़े कपल थे जिन्हें देख के लग रहा था वो समय में जमे हुए हैं। पानी नल से बहता जा रहा था पर उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो काफ़ी देर तक खड़ी उन्हें आवाज़ देती है, पर उसकी आवाज़ उस दीवार से बाहर नहीं जा रही थी। वहाँ से निराश होकर वो वापस लॉज आ जाती है। अब लिंक्स और वो बिल्कुल अकेले थे, पर डाई में एक उम्मीद थी क्योंकि लिंक्स उसके साथ था। शाम वो फिर उसी रास्ते पर जाती है, पर वो दीवार अब भी वही थी। वो लॉज वापस आ जाती है। रात वो उसी लॉज में सो जाती है। सुबह एक बुरे सपने से उसकी नींद खुल जाती है, जैसे उस दीवार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दूसरे दिन वो दूरबीन की मदद से उस फार्म हाउस को फिर देखती है। वो कपल अब भी उसी तरह से जमे हुए थे। उसे लगता है शायद वो दोनों मर चुके हैं, और साथ ही साथ विलेज के सभी लोग। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त लिंक्स दूसरे दिशा में भागने लगता है। डाई उसका पीछा करने लगती है। तभी उसे वहाँ एक गाय दिखाई देती है। पहले तो वो उसे देख काफ़ी डर जाती है क्योंकि वो उसकी तरफ ही भागती आ रही थी, पर वो देखती है उस गाय से उसे कोई खतरा नहीं है। वो उसे अपने साथ लेकर लॉज आ जाती है। वो जानती थी कि ये गाय उसके लिए एक बोझ है, पर उसका यहाँ होना एक शुभ संकेत की तरफ इशारा कर रहा था। डाई उसे चारा खिलाती है और उसका दूध भी निकालती है। अब वो उस गाय की मालिक थी और साथ ही साथ एक कैदी भी। यहाँ उसे एक बंधन सा लगने लगता है, एक लेन देन वाला रिश्ता जो उसके और गाय के बीच बन गया था, और वो उस गाय का नाम बेला रख देती है। बेला प्रेग्नेंट थी। शायद कुछ ही दिनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। दूसरे दिन डाई ह्यूगो की कार लेकर निकल जाती है। शायद वो इस कार की मदद से उस दीवार को पार कर पाए। कार से जाते वक्त उसे सामने एक दूसरी कार दिखाई देती है, पर उस तक पहुंचने से पहले ही उसकी कार उस दीवार से टकरा जाती है। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और डाई के सिर में भी चोट आ गई थी। वो उतर कर देखती है वो दीवार अब भी वही थी। घर आकर वो काफ़ी रोती है। शायद अब वो इस जगह से कभी नहीं निकल पाएगी। डाई काफ़ी मायूस हो गई थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे कि वो सुसाइड कर ले या फिर वो यहीं रुककर ज़िंदा रहने की कोशिश करे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो नतीजे पर आती है कि वो सरवाइव करेगी, क्योंकि उसे बेला और लिंक्स की चिंता थी। अब दो लोग उसकी ज़िंदगी से और जुड़ गए थे। वो किसी तरह गर्मियों के दिन तो उस गाय के सहारे निकाल लेगी, पर उसे आने वाले दिनों के लिए अभी से खाने का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि अगर एक बार सर्दियाँ आ गई तो वो अनाज नहीं उगा सकती।
वो बाहर जाकर आलू का खेती करती है। हम देखते हैं ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मई का महीना आ गया था। बाहर बारिश जोरों की हो रही थी। वो कैलेंडर में हर दिन को क्रॉस मार्क करती ताकि उसे दिन के बारे में पता चल सके। उसे बाहर से एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है एक बिल्ली बाहर भीग रही है। वो उसे भी अपने घर में लेकर आ जाती है। अब वहाँ 2 लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई थी। लिंक्स अब डाई के काफ़ी करीब आ गया था। अब वो उसका एक डॉग ही नहीं, उसका एक अच्छा दोस्त भी बन गया था। अब इस परेशानी और अकेलेपन की दुनिया में लिंक्स के सिवा उसका कोई नहीं था। वो जब भी उसे देखती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। अब सरवाइव करने के लिए उसने शिकार भी करना शुरू कर दिया था, पर आज से पहले उसने शिकार कभी नहीं किया था, इसलिए उसे शिकार करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। दूसरे दिन वो लिंक्स को लेकर पहाड़ों पर हाइक के लिए निकल जाती है। दूसरे दिन वो वहाँ एक दूसरे लॉज के पास पहुँच जाती है। वहाँ बाहर वो एक पत्थर पर बैठ जाती है और दूरबीन से यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगती है। शायद उसे कोई दिखाई दे जाए, पर वहाँ कोई नहीं था। वहाँ जो हल्की सी धूप उस पहाड़ पर पड़ रही थी, उससे पहाड़ की खूबसूरती और निखर जा रही थी, और जंगलों से उठने वाली पेड़ों की खुशबू मानो दिल को एक अलग ही सुकून पहुँचा रही थी। एक अलग सी खामोशी पसरी हुई थी उन वादियों में, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। आकाश में पंछियों की चहचहाहट मानो किसी मधुर संगीत सी मालूम पड़ रही थी। अब तो दिल कर रहा था कि हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। जब वो वहाँ से उठकर जाने लगी तो उसके मन में एक खेद था। अब उसमें कई बदलाव आने लगे थे। वो वहाँ से फिर अपने लॉज आ जाते हैं। शायद उसने अकेले में खुद के साथ इतना वक्त कभी नहीं बिताया था। वक्त बीत रहा था। अब वो शिकार करना भी सीख गई थी। सुबह वो देखती है उसके बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो पूरी तरह से सफ़ेद थी, तो डाई उसका नाम पर्ल रख देती है क्योंकि वो किसी मोती की तरह चमक रही थी। वो सोचती है पैदा होना और मरना कोई महत्व की बात नहीं है, क्योंकि इस धरती पर ये हर प्राणी के साथ होता है और अंत में हम भी उसी तरह मरते हैं जैसे कि हर जानवर मरता है। शायद ये इंसानों की बड़ी भूल है। दिन है 20 जुलाई। वो मैदान में घास की कटाई करने लगती है। कटाई करते वक्त उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। पूरे मैदान की घास को काटने में उसे लगभग 3 हफ्तों का समय लगता है। हम देखते हैं अक्टूबर का महीना आ गया है और वहाँ बर्फ़ पड़ने लगी थी। यहाँ पता चलता है बिल्ली का बच्चा पर्ल अकेले बाहर निकल गई थी। डाई को कुछ पता नहीं था वो किस तरफ गई है, पर उसे पर्ल की काफ़ी चिंता थी। बाहर काफ़ी ठंडी हवाएं बह रही थी और शायद वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो बाहर उसे ढूंढने जाती है। पर्ल उसे मरी हुई मिलती है। ये देख उसे काफ़ी दुख होता है। वो उसे वहीं दफना देती है। वो 5 नवंबर से अपने साथ हुई सारी घटना की रिपोर्ट लिखना शुरू करती है। ये वो महीना था जहाँ बाहर हर तरफ बस बर्फ़ ही जमी हुई थी। दिन बीत गए थे। अब जनवरी का महीना आ चुका है। बेला एक बच्चे को जन्म देती है। पर्ल के जाने के बाद अब एक गाय का बच्चा उसकी दुनिया में आ गया था। लगभग 1 साल का वक्त उस लॉज में बिताने के बाद मई का महीना एक बार फिर से आ गया था। वो लिंक्स और बाकी जानवरों को साथ लेकर पहाड़ी वाले लॉज की तरफ निकल जाती है, जहां उसने लिंक्स के साथ पिछले गर्मियों में वक्त बिताया था और उसने वहां एक अलग सी शांति का अनुभव किया था। वो पहाड़ अब भी उतना ही खूबसूरत था जितना कि पिछली गर्मियों में था। वहाँ हर चीज़ नई और ताज़ा थी। डाई काफ़ी खुश थी। रात के वक्त सारा आसमान तारों से भर जाता था, मानो जैसे आकाश में किसी ने लाखों लाइट्स लगा दी हो, जैसे प्रकृति ने वक्त को उसके लिए रोक दिया हो। लोगों के बीच रहते रहते उसे खुद को इतने करीब से जानने का कभी मौका ही नहीं मिला, पर आज वो जैसी है और वो जिस रूप में है, शायद वही उसकी सच्ची पहचान है। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे ये खामोश वादियाँ उससे कुछ कहना चाहती हो। दूर देखने पर लग रहा था जैसे आकाश पहाड़ों में समा गया हो। वो नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। अब डाई पूरी तरह से बदल गई थी और वो अपने इस नए स्वरूप को पाकर काफ़ी खुश थी। अक्टूबर फिर से आ गया था और साथ सर्दियाँ भी। वो फिर से अपने वैले लॉज आ जाती है और माउंटेन लॉज की सभी घटनाओं और एक्सपीरियंसेस को लिखती है। अब सर्दियां भी बीत गई थी और पतझड़ आ चुका था। डाई ने अपने लकड़ियों के सप्लाई को भी डबल कर लिया था। एक सुबह वो खिड़की से बाहर देखती है, एक सफ़ेद कौवा पेड़ पर बैठा था। वो काफ़ी वक्त से अकेला वहाँ बैठा था। वो सोचती है शायद इसका रंग सफ़ेद होने की वजह से इसे काले कौवों के समुदाय से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसकी बगल वाले पेड़ की शाख पर काले कौवों का झुंड बैठा था। डाई उसे ले जाकर खाना देती है। उस कौवे के प्रति उसके मन में दया भावना आ गई थी, क्योंकि वो अकेलेपन का दुख जानती थी। जून महीना फिर से आ गया था। डाई अपने जानवरों को लेकर माउंटेन लॉज पर चली जाती है, पर इस बार वहाँ कुछ पहले जैसा नहीं था।
वो उस उत्साह को महसूस नहीं कर पा रही थी जैसा उसने पिछले 2 गर्मियों में महसूस किया था। अब वहाँ की हवा में वो खुशबू नहीं थी, न ही वो चमक तारों में थी। खामोशी में भी शोर का अनुभव हो रहा था। उसे लगता है शायद उसने ही प्रकृति से ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है। उसे अपने खुशियों की एक सीमा बनाकर रखनी चाहिए, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो अदृश्य दीवार कहाँ है। वो लगभग भूल गई थी कि लिंक्स एक जानवर है और वो एक इंसान। वो दोनों के बीच अब एक अटूट रिश्ता बन गया था। लिंक्स भी उसे बेहतर समझने लगा था, पर अब डाई को चिंता होने लगी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो लिंक्स का क्या होगा। एक दिन वो और लिंक्स जंगल से वापस आ रहे थे तो वो देखती है उसके गाय के बच्चे को एक शख्स कुल्हाड़ी से मार रहा था। लिंक्स भागकर उसे बचाने जाता है, पर वो शख्स उसे भी मार देता है। डाई को कुछ समझ नहीं आता। वो भीतर से अपनी राइफल ले आती है और उस शख्स को शूट कर देती है। लिंक्स की मौत हो चुकी थी। उसे देख डाई को काफ़ी दुख होता है। वो उसे ले जाकर वहीं दफना देती है और उस शख्स की लाश को पहाड़ी से धक्का दे देती है। और उसे ये जानने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो शख्स कौन था, पर वो अब भी लिंक्स को भूल नहीं पा रही थी। अब सिर्फ उसके पास उसकी गाय बेला ही बची थी। वो उसे लेकर अपने वैले लॉज आ जाती है। सर्दियाँ फिर से आ गई थीं। अब डाई के पास अपनी रिपोर्ट लिखने को पेपर ख़त्म हो गए थे। इसी के साथ वो अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर देती है और खिड़की की तरफ देखती है। वो अब भी बुलॉक, पर्ल और लिंक्स को याद कर रही है, पर अब उसने अपनी इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया था और उसे फिक्र नहीं है कि वो यहाँ से निकल पाएगी या नहीं। और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आइए समझते हैं आखिर ये कहानी क्या कहना चाहती है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई एलियन साइंस फिक्शन फिल्म है तो माफ़ कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसे आप एक तरह से साइकोलॉजिकल ड्रामा भी कह सकते हो। इस अदृश्य दीवार की इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दीवार हर इंसान के दिमाग में है, जो उसके असली पहचान के बीच में रुकावट है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी समाज के साथ किस तरह से रहती है, जहां आप कई मुखौटे लगाकर लोगों से मिलते हैं। जितने लोग उतने मुखौटे, पर आपको खुद से मिलने का वक्त नहीं मिलता। और इस तरह से कई किरदार की भूमिका निभाते निभाते आप मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम मेडिकल जगत में डिप्रेशन कहते हैं। पर क्या होता है जब आप दुनिया से खुद को अलग कर लेते हैं और आप खुद के करीब आने लगते हैं और अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, खुद को पहले से ज़्यादा खुश और ताकतवर महसूस करते हैं। बस उसी दीवार को गिराकर आपको खुद तक पहुंचना है, जो सच है और जहां कोई मुखौटा आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी के जरिए भी हमें वही दिखाया गया है। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को जानने में बिता देते हैं और खुद को जानने का वक्त नहीं मिलता। इसी तरह से सारी उम्र बीत जाती है। खुद में डूबने के लिए प्रकृति ही एकमात्र जगह है जहां आप सारे समाज और उसके बनाए बंधनों से दूर हो जाते हैं और आपको अपनी एक नई पहचान मिलती है। इस कहानी में डाई का किरदार भी कुछ इसी तरह का है, जहां वो परेशान होकर बस इन वादियों में आराम की खोज में आई थी, पर यहाँ उसने ज़िंदगी को करीब से महसूस किया और उसने उस दीवार को भी गिरा दिया जो उसकी पहचान के बीच रुकावट बन रही थी। दोस्तों, 2013 ऑस्कर में ऑस्ट्रिया की तरफ से इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया गया था, पर यह फिल्म नॉमिनेट नहीं हुई। पर इस फिल्म ने काफ़ी तारीफ़ें बटोरी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।